तो ज्योग्राफी का हमारा अगला चैप्टर है परिवहन तथा संचार। और नाम से काफ़ी स्पष्ट है कि इसमें दो चीज़ों के बारे में बात की जाएगी। पहला हो जाएगा परिवहन और दूसरा हो जाएगा संचार। अब इन दोनों में सिमिलरिटीज़ हैं। सिमिलरिटी ये है, समानता ये है कि इसमें दोनों में चीज़ों के एक जगह से दूसरे जगह आदान प्रदान के बारे में बात की जाती है। पर परिवहन का मतलब हो गया जब हम किसी वस्तु को, व्यक्ति को या किसी भी जो भौतिक वस्तु है उसको जब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो उसको हम कहते हैं परिवहन। ये मनुष्यों का परिवहन हो सकता है यानी इंसान का इधर से उधर जाना, या सामान का परिवहन हो सकता है यानी सामानों का इधर उधर जाना। और संचार के क्षेत्र में हम बात करते हैं जब हम सूचनाओं के आदान प्रदान के बारे में बात करते हैं कि एक खबर को दूसरे जगह पहुंचाना, जिसमें आपको ईमेल हो गया, चिट्ठियाँ हो गई और भी टेलीफोन लाइंस वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ये संचार के क्षेत्र में आ जाएंगी। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। काफ़ी फैक्ट बेस्ड चैप्टर है, काफ़ी फैक्ट्स याद करना है, कौन सी चीज़ें कब शुरू हुई, ठीक है, और कितनी क्या चीज़ें हैं भारत में। इसके आधार पर समझने का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा नहीं है, फैक्ट्स याद करने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है। दंतमंजन या टूथपेस्ट से लेकर सुबह की चाय, दूध, कपड़े, साबुन तथा खाद्य पदार्थ आदि की हमें प्रतिदिन आवश्यकता पड़ती है। इन सबको बाजार से खरीदा जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन वस्तुओं को अपने उत्पादन स्थल से किस प्रकार लाया जाता है? यानी कि परिवहन के बारे में बात करना इसने शुरू कर दिया है। सभी उत्पादन निश्चय ही खपत के लिए होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर खपत नहीं होगा तो उत्पादन करने का क्या ही मतलब है। सप्लाई और डिमांड के बारे में बेसिकली बात की जा रही है कि डिमांड होती है तभी सप्लाई किया जाता है। ठीक है, खेतों एवं कारखानों से तैयार सभी उत्पादों को उन स्थानों पर लाया जाता है जहाँ से उपभोक्ता उन्हें खरीद सके। यह परिवहन ही है जो इन वस्तुओं को उत्पादन स्थलों से बाजार तक पहुँचाता है। यानी कि परिवहन जो है वही उत्पादित वस्तुओं को उत्पादन स्थल से बाजार तक पहुँचाता है जहाँ ये उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में फल, शाक सब्जियों, किताबें एवं कपड़ा आदि जैसी भौतिक वस्तुएं ही उपयोग में नहीं लाते हैं, बल्कि विचारों, दर्शन तथा संदेशों का भी उपयोग करते हैं। क्या आप जानते हैं कि विभिन्न साधनों के माध्यम से संचार करते समय हम अपने विचारों, दर्शन और संदेशों का विनिमय एक स्थान से दूसरे स्थान तक अथवा एक व्यक्ति से दूसरे तक करते हैं? तो कह रहा है कि हम अपने दैनिक जीवन में सिर्फ जो खाने पीने का सामान हो गया, ज़रूरत का सामान हो गया और कपड़े जैसी हो गई जो भौतिक वस्तुएं हैं, इसी को उपयोग में नहीं लाते हैं, बल्कि विचार, दर्शन तथा संदेशों का भी उपयोग करते हैं। तो ये जो बाद वाले जो तीन विचार हैं ना, ये परिवहन के अंतर्गत नहीं आएंगे, ये एक तरह से संचार के अंतर्गत आएंगे। और ये पहले जो है शाक सब्जी, किताब वगैरह, ये किसके अंतर्गत आएंगे? इसको जब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाएगा तो वो परिवहन के अंदर में आएंगे। अभी डिटेल में और पढ़ेंगे आगे। क्या आप जानते हैं कि विभिन्न साधनों के माध्यम से संचार करते समय हम अपने विचारों, दर्शन और संदेशों का विनिमय एक स्थान से दूसरे स्थान तक अथवा एक व्यक्ति से दूसरे तक करते हैं? परिवहन तथा संचार का उपयोग एक वस्तु की उपलब्धता वाले स्थान से उसके उपयोग वाले स्थान पर ले जाने की हमारी आवश्यकता पर निर्भर करता है। मानव विभिन्न वस्तुओं, पदार्थों और विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करता है। निम्नलिखित आरेख परिवहन के प्रमुख साधनों को दर्शाता है। अब हम परिवहन के जो प्रमुख साधन हैं उसके बारे में बात कर लेंगे कि कितने तरीके के परिवहन के साधन जो है वो हमारे बीच में है। तो परिवहन के साधन का पहला वर्गीकरण किया जाएगा जिस मार्ग से परिवहन किया जाता है, तो उसमें मुख्यतः तीन मार्ग हो जाएंगे। पहला हो जाएगा स्थल, दूसरा हो जाएगा जल और तीसरा हो जाएगा वायु। अब स्थल में भी अलग अलग प्रकार के परिवहन के साधन होंगे, जिसमें हो जाएगी सड़क, रेलवे और पाइपलाइन। जल में हो जाएगा एक अंतरस्थल यानी देश के अंदर, यानी नदियों के जो जलमार्ग होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। और दूसरा हो जाएगा सागरीय व महासागरीय मार्ग, यानी कि समुद्री मार्ग जो एक देश से दूसरे देश के बीच में होता है, ये उनके बारे में बातें की जा रही हैं। वायु मार्ग में हम बात करेंगे तो एक तो देश के अंदर राष्ट्रीय वायु मार्गों की बात हो जाएगी और दूसरा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय, यानी देशों से बाहर एक देश से दूसरे देश के बीच जो एक वायु मार्ग होते हैं उनके विषय में बात की जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्थल परिवहन के बारे में। ठीक है, भारत में मार्गों एवं कच्ची सड़कों का उपयोग परिवहन के लिए प्राचीन काल से किया जाता रहा है।
बिल्कुल, इतिहास में भी हम जब पढ़ेंगे तो काफ़ी सारे रोड वगैरह का वर्णन आया है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो शेरशाह सूरी के समय में ग्रैंड ट्रंक रोड जो बनाया गया था, उसका काफ़ी बार वर्णन आता है, काफ़ी बार पूछा भी जाता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था, तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। उसके पहले भी मध्यकाल वगैरह में मार्ग बन गए थे, जहाँ से होकर विदेश के लोग, विदेश के यात्री, विदेश के आक्रमणकारी हमारे देश में आए और हमारे देश के लोग भी विदेशों में गए। तो सड़कों का जो है, स्थल परिवहन का जो है, ये सबसे पुराना, एक तरीके से देखा जाए तो सबसे पुराने जो साधन है परिवहन के, उसमें से एक है स्थल परिवहन। आर्थिक तथा प्रौद्योगिक विकास के साथ भारी मात्रा में सामानों तथा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पक्की सड़कों तथा रेल मार्गों का विकास किया गया है। रज्जू मार्गों, केबल मार्गों तथा पाइपलाइनों जैसे साधनों का विकास विशिष्ट सामग्रियों को विशिष्ट परिस्थितियों में परिवहन की मांग को पूरा करने के लिए किया गया है। जो रज्जू मार्ग और केबल मार्ग होते हैं ना, ये रोपवे वगैरह को कहा जाता है, रज्जू मार्ग, केबल मार्ग। और पाइपलाइन जो होती है ना, आपने गैस पाइपलाइनों के बारे में सुना होगा, जो या तो देश के भीतर या दो देशों के बीच में पाइपलाइंस बिछाए जाते हैं, और उन पाइपलाइन के बीच से या तो कभी कभी इंटरनेट वगैरह भी पाइपलाइन के द्वारा भेजी जाती है समुद्र के नीचे केबल बिछाकर, या तो फिर प्राकृतिक गैस जैसी चीज़ें हैं, उन पाइपलाइनों के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में उनका परिवहन किया जाता है। ठीक है, तो साधनों का विकास विशिष्ट सामग्रियों को विशिष्ट परिस्थितियों में परिवहन की मांग को पूरा करने के लिए किया गया। ठीक है, सड़क परिवहन, इसमें स्थल मार्ग में सबसे पहला तो सड़क परिवहन ही हो जाएगा। ठीक है, भारत का सड़क जाल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है। इसकी कुल लंबाई लगभग 62.16 लाख किलोमीटर है। ये जो डेटा है, ये 2020 से 2021 के बीच का है। तो भारत का सड़क जाल जो है विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ प्रतिवर्ष सड़कों द्वारा 85% यात्री तथा 70% भार यातायात का परिवहन किया जाता है। यानी सड़कों द्वारा टोटल जो यात्री परिवहन कर रहे हैं, उसका 85% लोग सिर्फ सड़कों द्वारा परिवहन कर रहे हैं, तथा 70% भार यानी कि जो माल ढुलाई हो रही है, वो लगभग 70% के आसपास परिवहन किया जाता है। छोटी दूरियों की यात्रा के लिए सड़क परिवहन अपेक्षाकृत अनुकूल होता है। यानी अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, कम दूरी के लिए जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे जो आसान पड़ेगा वो कौन सा पड़ेगा? सड़क परिवहन। ठीक है, देखिए शेरशाह सूरी के बारे में हम बात कर रहे थे, यहाँ पे दिया भी है कि शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को सिंधु घाटी यानी पाकिस्तान से लेकर बंगाल की सोनार घाटी तक सुदृढ़ एवं संगठित समेकित रखने के लिए शाही राजमार्ग का निर्माण किया था। कोलकाता से पेशावर तक को जोड़ने वाली इस मार्ग को ब्रिटिश शासन के दौरान ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से पुनः नामित किया गया था। जब उसने बनाया था तो उसको शाही राजमार्ग का नाम दिया था, और ब्रिटिश काल में इसका पुनः नामकरण किस रूप में किया गया? ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से। वर्तमान में यह अमृतसर से कोलकाता के बीच विस्तृत है और इसे दो खंडों में विभाजित किया गया है। जो ग्रैंड ट्रंक रोड है उसी को दो खंडों में विभाजित किया गया है। पहला जो है वो राष्ट्रीय महामार्ग NH1 यानी नेशनल हाईवे 1 जो दिल्ली से अमृतसर के बीच में है, और राष्ट्रीय महामार्ग NH2 यानी नेशनल हाईवे 2 दिल्ली से कोलकाता के बीच में है। तो ग्रैंड ट्रंक रोड का विभाजन अब दो सड़कों में किया गया है, जो कि है NH1 और NH2। NH1 का जो विस्तार है वो दिल्ली से अमृतसर तक है, और NH2 का जो विस्तार है वो दिल्ली से कोलकाता तक है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पुरानी तथा नई से संबंधित जानकारी वेबसाइट से एकत्रित करें। राष्ट्रीय राजमार्गों की जो संख्या है वो हाल में चेंज की गई है, इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो पुरानी और नई राजमार्ग संख्या है उसको एकत्र करने के लिए बोल रहा है। तो आप लोग चाहें तो एकत्र कर सकते हैं। भारत में द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक आधुनिक प्रकार के सड़क परिवहन अत्यंत सीमित था। यानी द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक का काल आपको पता ही है कि उस समय भारत में जो है अंग्रेजी हुकूमत चल रही थी, और अंग्रेज़ों ने जितनी ज़रूरत है बस भारत में उतना ही विकास का काम किया। उन्होंने भारतीयों के जो उत्थान के उद्देश्य से जो होता है ना, वैसे विकास नहीं किया। जिन विकास की उनको एक्चुअली ज़रूरत थी भारत में सर्वाइव करने के लिए, अपना काम निकालने के लिए, बस उतना ही विकास किया। तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है, समझने लायक बात है कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक आधुनिक प्रकार का सड़क परिवहन अत्यंत सीमित था। पहला गंभीर प्रयास 1943 में नागपुर योजना बनाकर की गई। तो भारत में जो है सड़क परिवहन के क्षेत्र में जो पहला गंभीर यानी सीरियस तरीके का प्रयास किया गया, वो किया गया 1943 में नागपुर योजना बनाकर किया गया। रजवाड़ों और ब्रिटिश भारत के बीच समन्वय के अभाव के कारण यह योजना क्रियान्वित नहीं हो गई। तो उस समय आपको पता है कि या तो ब्रिटिश भारत
ब्रिटिशर्स का शासन था और भारत के जो उस समय प्रतिनिधि थे वो राजा रजवाड़े थे। तो उनके बीच में सहमति न बन पाने की वजह से ये जो योजना थी इसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सड़कों की दशा सुधारने के लिए 20 वर्षीय सड़क योजना 1961 में आरंभ की गई। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सड़कों की दशा सुधारने के लिए एक 20 वर्षीय सड़क योजना शुरू की गई। कब शुरू की गई? 1961 में शुरू की गई। हालांकि सड़कों का संकेंद्र नगरों एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में ही रहा। ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों से सड़कों द्वारा संपर्क लगभग नहीं के बराबर था। यानी कि जो सड़कें बनाई भी जा रही थी ना, वो नगरों और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही बनाई जा रही थी। ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों से अभी भी सड़क का जो संपर्क था वो नहीं के बराबर था। ठीक है। निर्माण एवं रख रखाव के उद्देश्य से सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों, राष्ट्रीय महामार्गों जिसको कहते हैं एनएच यानी कि नेशनल हाईवे, राज्य महामार्गों जिसको कहते हैं एसएच यानी कि स्टेट हाईवे, प्रमुख जिला सड़क तथा ग्रामीण सड़कों के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो 4 तरीके की मुख्य सड़कें दिखाई जा रही है। पहला जो सबसे उन्नत सबसे बड़ी सड़कें होंगी वो कौन सी होंगी? राष्ट्रीय महामार्ग। दूसरा होगा राज्य महामार्ग। तीसरा होगा प्रमुख जिला सड़कें जो जिला को कनेक्ट करेंगी, तथा ग्रामीण सड़कें और जो अंतिम जो ग्राम होंगे, ग्रामों से ग्रामों के बीच में, ग्रामों को छोटे कस्बों से कनेक्ट करेंगी, तो वो कौन सी हो जाएंगी? ग्रामीण सड़कें। अब इसमें भी सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रीय महामार्ग के बारे में। तो वे प्रमुख सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित एवं अनुरक्षित किया जाता है राष्ट्रीय महामार्ग के नाम से जानी जाती है। इन सड़कों का उपयोग अंतर्राज्यीय परिवहन तथा सामरिक क्षेत्रों तथा रक्षा सामग्री एवं सेना के आवागमन के लिए होता है। ये बड़ी सड़कें होती हैं, तो इनका उपयोग एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में परिवहन, सामरिक क्षेत्रों तक रक्षा सामग्री एवं सेना के आवागमन के लिए किया जाता है। ये महामार्ग राज्यों की राजधानियों, प्रमुख नगरों, महत्वपूर्ण पत्तनों तथा रेलवे जंक्शनों को भी जोड़ते हैं। राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई 1951 में कितनी थी? 19,700 किलोमीटर थी मात्र, जो कि 2020 में बढ़कर 1,36,440 किलोमीटर हो गई है। राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई पूरे देश की कुल सड़कों की लंबाई की मात्र 2% है। यानी कि भारत में जो टोटल सड़कें हैं उसमें जो राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रतिशत है वो मात्र 2% के आसपास है, किंतु ये सड़क यातायात के 40% भाग का वहन करते हैं। यानी सड़क मार्ग से जितना भी परिवहन हो रहा है, जितना भी ट्रैफिक आ रहा है जा रहा है, उसका 40% भाग जो है इन्हीं 2% सड़कों पर वहन किया जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAI, आप किसी भी NH पर जाएंगे, किसी भी टोल बूथ के पास जाएंगे तो बड़े बड़े बोर्ड पर ये लिखा रहता है NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? NHAI का हिंदी में होता है भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण और इंग्लिश में होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका प्रचालन 1995 में हुआ था। 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। यह भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी निकाय है। ये किसके अंतर्गत आता है? भूतल परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। इसे राष्ट्रीय महामार्गों के विकास, रख रखाव तथा प्रचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इसके अंडर में क्या होता है? राष्ट्रीय महामार्ग जो है उनका विकास किया जाएगा, इसके अंदर में रख रखाव किया जाएगा यानी कि मेंटेनेंस किया जाएगा, कहीं टूट फूट हो रही है उसको सही किया जाएगा, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है उसको ठीक किया जाएगा, और प्रचालन यानी कि उस पर जो भी ऑपरेशन किया जा रहा है, जो भी मतलब जो भी माल ढुलाई हो रही है, जो भी चीज़ें हो रही है, कर वसूलने से लेकर बाकी सारी जो भी चीज़ें हैं उसका देख रेख कौन करता है? NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके साथ ही यह राष्ट्रीय महामार्गों के रूप में निर्दिष्ट सड़कों की गुणवत्ता सुधार के लिए भी एक शीर्ष संस्था है। तो राष्ट्रीय महामार्गों की रखरखाव और बाकी चीज़ें तो करती हैं, उसकी गुणवत्ता में कैसे सुधार किया जाए उसके बारे में भी यह निरंतर प्रयास करती रहती है। एक है इसमें राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजनाएं। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAI ने देश भर में विभिन्न चरणों की कई प्रमुख परियोजनाओं की जिम्मेदारी ले रखी है। स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? इसके अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबी 4 या 6 लेन वाले उच्च सघनता के यातायात गलियारे शामिल है, जो देश के 4 विशाल महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज के निर्माण के साथ भारत के इन महानगरों के बीच समय, दूरी तथा यातायात की लागत महत्वपूर्ण रूप से कम होगी। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा, इसको कहते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। उत्तर दक्षिण गलियारे का उद्देश्य जम्मू व कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी को 4,016 किलोमीटर लंबे महामार्ग द्वारा जोड़ना है। जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा बनाए गए हैं इसमें
पहले भाग में तो जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी को, जिसकी दूरी लगभग पड़ती है 4016 किलोमीटर, इसको जोड़ा जाना है। और जो पूर्व पश्चिम गलियारा है उसमें असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर को 3640 किलोमीटर लंबे मार्ग से इसको जो है वो जोड़ना है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उत्तर दक्षिण गलियारा को में कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है, कितने किलोमीटर लंबी सड़क है। और दूसरा पूर्व पश्चिम गलियारा में कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है और कितने लंबी सड़क है। ठीक है, जिला सड़कों के बारे में बात करेंगे, नहीं पहले राज्य महामार्ग के बारे में बात करेंगे। इन मार्गों का निर्माण एवं अनुरक्षण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। तो ये जो निर्माण है इसका ये जो सड़कें हैं, माफ़ कीजिएगा, इसका निर्माण जो है वो राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है। रख रखाव और मेंटेनेंस का जो भी काम है वो कौन करती है? राज्य सरकार करती है। ये राज्य की राजधानी से जिला मुख्यालयों तथा अन्य महत्वपूर्ण सड़कों को जोड़ते हैं। किसी भी राज्य की राजधानी से राज्य के छोटे शहरों, जिला मुख्यालयों और अन्य महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ते हैं। ये मार्ग राष्ट्रीय महामार्गों से जुड़े होते हैं और ये मार्ग आगे चलकर राष्ट्रीय महामार्गों से भी जुड़े होते हैं। इनके अंतर्गत देश की कुल सड़कों का लगभग 4% भाग आता है। और राष्ट्रीय राजमार्गों के अंतर्गत हमने कितना पढ़ा, कितना प्रतिशत आता है? मात्र 2%। और जो राज्य महामार्ग है उसके अंतर्गत कितना आता है? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? SH, यानी कि स्टेट हाईवे। लिख देते हैं एक बार के लिए, स्टेट हाईवे। इसके टोटल कितने प्रतिशत आता है टोटल सड़कों का? मात्र 4%। इसके बाद आती है जिला सड़कें। ये सड़कें जिला मुख्यालयों तथा जिले के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के बीच संपर्क मार्ग का कार्य करती है। यानी कि ये जो सड़कें होती हैं जिला मुख्यालय को आसपास के दूर दराज के गाँवों से जो है वो जोड़ती है। इनके अंतर्गत देश भर की कुल सड़क लंबाई का 14% भाग आता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग में कितना आ रहा था? 2%। राज्य महामार्ग में कितना आया? 4%। और जिला सड़कों में कितना आया? 14% भाग जो है इसके अंतर्गत, टोटल सड़कों का 14% भाग इसके अंतर्गत जो है वो आता है। अब बात कर लेंगे ग्रामीण सड़कों के बारे में। तो ग्रामीण सड़कों में हम देखेंगे कि ये सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के लिए, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण होती है। भारत की कुल सड़कों की लंबाई का लगभग 80% हिस्सा ग्रामीण सड़कों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि भारत में जितनी भी सड़कें हैं उसमें 80% हिस्सा जो है वो ग्रामीण सड़कों के रूप में ही वर्गीकृत किया गया है। ग्रामीण सड़कों के घनत्व में प्रादेशिक विषमता पाई जाती है क्योंकि ये भूभाग की प्रकृति से प्रभावित होती है। ऑब्वियस बात है, मैं हमेशा से कहता हूँ कि भारत एक ऐसा देश है जो सिर्फ जलवायु की विविधता ही नहीं बल्कि हर तरीके की विविधता यहाँ पे पाई जाती है। रहन सहन में विविधता पाई जाती है, खान पान में विविधता पाई जाती है, सभ्यता संस्कृति में विविधता पाई जाती है। तो उसी प्रकार जलवायु में विविधता पाई जाती है, भूमि के प्रकार में विविधता पाई जाती है। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं बिल्कुल समुद्र का किनारा है ना। तो जिन जगह पे समतली ज़मीन होती है वहाँ तो सड़क बनाना आसान होता है, लेकिन पहाड़ी राज्यों में आप समझ सकते हैं कि सड़क बनाना जो है वो काफ़ी कठिन होता है। तो इसलिए सड़क का जो विस्तार है उसमें काफ़ी जो है असमानता पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आएंगे, अन्य सड़कों के बारे में बात करेंगे। अन्य सड़कों के अंतर्गत सीमांत सड़कें एवं अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग आते हैं। ये एक नई चीज़ है, अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग, जो एक देश से दूसरे देश तक चली जाती है। ठीक है, सीमांत सड़कें जो है इसमें सीमा की सड़कें जो होती हैं और इसका जो मुख्य यूज़ होता है वो इसका सामरिक महत्व ज़्यादा होता है। ये सेना के यूज़ के लिए होती हैं। और अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दो देशों के बीच में होती है। मई 1960 में सीमा सड़क संगठन BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को देश की उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमा से सटी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों के तीव्र और समन्वित सुधार के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देने एवं रक्षा तैयारियों को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। तो सीमा के साइड की जो भी सड़कें हैं उसका निर्माण मेंटेनेंस कौन करता है? BRO करता है। और इसका जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वो किस लिए है? तो इसमें क्या है कि उत्तर पूर्वी सीमा से सटे, आपको पता है कि चाइना के बॉर्डर से हम टच होते हैं उत्तरी पूर्वी सीमा पर। और चाइना एक ऐसा देश है जो दूसरे देशों की ज़मीन हथियाने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है। तो उसको काउंटर करने के लिए हमको उस क्षेत्र में सड़क बनाना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कभी भी ऐसा होता है तो कभी भी कुछ अगर उनकी साइड से गड़बड़ की जाती है तो जल्दी से जल्दी हमारी सेना जो है बॉर्डर तक पहुंच चुके, सेना का जो काफ़िले हैं वो पहुंच चुके, सेना के लिए रसद और जो हथियार है वो जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सीमांत क्षेत्रों में सड़क जो है वो बेहतरीन बनाई जाए। ठीक है,
तो इसका सामरिक महत्व है और इसलिए इसका तीव्र और समन्वित सुधार के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देने और रक्षा तैयारियों को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से जो है BRO को बनाया गया था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या सीमा सड़क संगठन का मई 1960 में स्थापना की गई थी। ठीक है, इसने अति ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में चंडीगढ़ को मनाली, हिमाचल प्रदेश तथा लेह से जोड़ने वाली सड़क बनाई है। यह सड़क समुद्र तल से औसतन 4270 मीटर की ऊंचाई पर है। आप समझ सकते हैं जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, उसकी ऊंचाई लगभग 8848 या 8851 मीटर के आसपास है। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो सड़कें बनाई हैं वो लगभग माउंट एवरेस्ट के आधी हाइट पर उन्होंने सड़कें बनाई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल काम है अपने आप में, और किस किस शानदार तरीके से जो है चंडीगढ़ को मनाली और लेह से जोड़ा गया है, लद्दाख से जोड़ा गया है। और इसमें एक और दो इंटरेस्टिंग चीज़ें आगे आएंगी, वो जब आएंगी तो आपको काफ़ी गर्व होगा BRO के ऊपर कि BRO जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसने कितना बढ़िया काम किया है। सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क बनाने एवं अनुरक्षण करने के साथ साथ BRO अति ऊंचाइयों वाले क्षेत्रों में बर्फ़ हटाने की भी जिम्मेदारी संभालता है। तो BRO जो है वो सिर्फ रोड ही नहीं बनाता है। क्या होता है, देखिए ऊंचे जगहों पर आप रोड बना रहे हैं तो ठंडी के समय में वहाँ पर बर्फ़ भी पड़ेगी, कभी कभी पत्थर वगैरह भी गिर जाते हैं, इससे रास्ता क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। तो उसको हटाने की भी जो जिम्मेदारी होती है वो BRO की होती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महामार्गों का उद्देश्य पड़ोसी देशों के बीच भारत के साथ प्रभावी संपर्कों का उपलब्ध कराते हुए सद्भावपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना है। अब आते हैं, क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग जो है अटल टनल, ये लगभग 9.02 किलोमीटर के आसपास है। विश्व की यह सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, यानी कि किसी भी हाईवे पर सबसे लंबी सुरंग ये है विश्व की सबसे लंबी अटल सुरंग, जो कि है 9.02 किलोमीटर। सीमा सड़क संगठन द्वारा ये भी जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही बनाई गई है। यह सुरंग पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। लाहौल स्पीति घाटी अपने आप में एक बहुत ही ऐसा एरिया है जहाँ पे जाना आसान नहीं है, और वहाँ तक अगर आप रोड बना दे रहे हैं तो अपने आप में काफ़ी बढ़िया बात है। पहले यह घाटी भारी बर्फबारी के कारण लगभग 6 महीने तक अलग थलग रहती थी, यानी 6 महीने तक इतनी बर्फबारी होती है इस इलाके में कि जाना तक मुश्किल है। ठीक है, और वहाँ पे एक ऐसा रोड ये लोग बना रहे हैं जहाँ पर बहुत आराम से बड़े बड़े ट्रक्स और सारी चीज़ें पहुँच रही है। ठीक है, यह सुरंग हिमालय की पीर पंजल पर्वतमाला में औसत समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर अति आधुनिक सुविधाओं के साथ बनाई गई है, जो अटल टनल है। ठीक है, और लद्दाख में खारदुंगला पास जो है ये दुनिया का सबसे ऊंचा रोड जो है ये है खारदुंगला पास, और ये भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनवाया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बढ़िया काम इन लोगों ने किया है। इसके बाद नेक्स्ट जो फोटोज़ है, इसमें पहले एक बस चलती थी सदाए सरहद करके, बस सेवा जो दिल्ली और लाहौर के बीच चलती थी। तो ये जो बस है ये उसी को दिखाया गया है, लाहौर से आती बस है। और अमन सेतु जो है ये श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के बीच अमन सेतु बनाया गया था, ये भी एक रोड ही है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। भारतीय रेल के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय रेल के जो रेल मंडल है उसका मुख्यालय है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ये पूछ सकता है। सेंट्रल रेल का जो रेल मंडल है, भारत में रेल ऑपरेशन के लिए यानी रेल चलाने के लिए पूरे भारत में जितना भी रेल मार्ग है उसको विभिन्न विभिन्न मंडलों में डिवीजन किया गया। आपको पता है कि किसी भी जैसे किसी राज्य की राज्य व्यवस्था चलाने के लिए उसको छोटे छोटे जिलों में हम विभक्त करते हैं ताकि प्रशासन आसान हो। उसी तरह रेल मार्ग चूँकि भारत में काफ़ी ज़्यादा विस्तृत है, इसलिए उसको विभिन्न विभिन्न खंडों में उसको विभाजित किया गया है। और हर खंड को माफ़ कीजिएगा, हर खंड को हम एक जोन कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं, मंडल कहते हैं। ठीक है, तो इतने सारे मंडल हैं, इसके बारे में एक एक करके देखेंगे। तो पहला जो सेंट्रल रेल मंडल है उसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई CST यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। और ईस्टर्न रेलवे जो है उसका मुख्यालय है कोलकाता। ईस्ट सेंट्रल जो हमारा जो रेल मंडल है ना, बिहार का जो सबसे ज़्यादा रेल मंडल है वो इसी के अंतर्गत आता है। सबसे मुख्य भाग जो है ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है, और उसका मुख्यालय कहाँ पे है, हाजीपुर। ईस्ट कोस्ट रेलवे का जो मुख्यालय है ईस्ट कोस्ट मंडल का वो है भुवनेश्वर। नॉर्दर्न रेलवे का है नई दिल्ली। नॉर्थ सेंट्रल का है इलाहाबाद। नॉर्थ ईस्टर्न का है गोरखपुर। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का है मालीगांव गुवाहाटी में। नॉर्थ वेस्टर्न का है जयपुर। सदर्न का है चेन्नई। साउथ सेंट्रल का है सिकंदराबाद। साउथ ईस्टर्न का है कोलकाता। साउथ ईस्ट सेंट्रल का है बिलासपुर। साउथ वेस्टर्न का है हुबली। वेस्टर्न का है मुंबई चर्चगेट, और वेस्ट सेंट्रल का है जबलपुर। क्या आप जानते हैं मैं क्या कह रहा है भाई, कि भारतमाला एक प्रस्तावित वृहद योजना है
इसमें है कि तटवर्ती भागों से लगे हुए राज्यों की सड़कों का विकास सीमावर्ती भागों तथा छोटे बंदरगाहों को जोड़ना है। दूसरा है पिछड़े इलाकों धार्मिक पर्यटन स्थलों को जोड़ने की योजना है। किसके अंतर्गत है? भारतमाला योजना के अंतर्गत ये सब किया जाना है। सेतु भारतम परियोजना के अंतर्गत 1500 बड़े पुलों तथा 200 रेल ओवरब्रिज रेल अंडर ब्रिज का निर्माण किया जाना है। चौथा है लगभग 900 किलोमीटर के नए घोषित किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए जिला मुख्यालय को जोड़ने की योजना है और ये कार्यक्रम 2022 तक पूरा किया जाना है। ठीक है, रेल परिवहन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अब। भारतीय रेल जाल विश्व के सर्वाधिक लंबे रेल जालों में से एक है। यह माल एवं यात्री परिवहन को सुगम बनाने के लिए साथ साथ आर्थिक वृद्धि में भी योगदान देता है। आपको पता है कि रेल मार्ग से इंसानों को तो ढोया ही जाता है, उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा जो है माल ढुलाई होती है और भारत में सिर्फ माल ढुलाई के लिए एक स्पेशल रेल मार्ग, एक स्पेशल रेल का रास्ता बनाया गया है जिसको हम कहते हैं DFC, जिसको हम कहते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो डीएफसी के अंतर्गत जिन मालगाड़ियों का परिवहन किया जाता है ना, कई बार उनकी लंबाई जो है 2 से 3 किलोमीटर की भी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी लंबी मालगाड़ियों में जो भी हम माल ढुलाई करते हैं तो उससे जो भी पैसा आ रहा है, जो भी किराया मिलता है रेलवे को, तो वो अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा योगदान देती है। और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर या डीएफसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ माल ढुलाई के लिए ही वो रास्ते जो है वो बनाए गए हैं, वो रेल लाइन जो है वो बिछाई गए हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। तो महात्मा गांधी का ये स्टेटमेंट याद रखना, कभी कभी पूछ सकता है कि महात्मा गांधी ने भारतीय रेलवे के बारे में क्या कहा था, तो वो हो जाएगा कि विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। अब भारतीय रेल की स्थापना जो है 1853 में हुई। ये आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। और मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर लंबी रेल लाइन निर्मित की गई। देश में भारतीय रेल सरकार का विशालतम उद्यम है, यानी सरकार का जो सबसे बड़ा उद्यम है, जो एक तरीके से कहा जाए कि एक इंडस्ट्री है, वो कौन सी है? रेल। भारत की सबसे बड़ी उद्यम है और सबसे ज़्यादा नौकरियां भी भारतीय रेल के अंतर्गत मिला करती थी, अभी भी शायद मिला करती हैं। भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई जो है वह 67,956 किलोमीटर है। ये 2019 और 20 का डेटा है। इसका अति विशाल आकार केंद्रीकृत रेल प्रबंधन तंत्र पर अत्यधिक जो है दबाव डालता है, इसलिए इस दबाव को कम करने के लिए 16 मंडलों में इसको विभाजित किया गया है। मंडलों के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। किसका जो मंडल है उसकी, इस मंडल का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बड़ी लाइन और मीटर लाइन और छोटी लाइन, तीन तरह के जो लाइंस होते हैं वो होते हैं। बड़ी लाइन की जो लाइन का डिस्टेंस होता है वो होता है 1.616। अभी का जो अधिकांश जो लाइन है जो हमारे आसपास दिखती है वो बड़ी लाइन है। और हमारे जो छोटी लाइन है ना, वो ये वाली है मीटर गेज। इसकी लंबाई 2402 किलोमीटर है। और मीटर गेज और छोटी लाइन, इसमें जो छोटी लाइन कह रहा है ये टॉय ट्रेन वगैरह के लिए है। इसकी लंबाई जो है, इसकी जो दोनों लाइंस के बीच की दूरी होती है वो होती है 0.762 मीटर और 0.610 मीटर भी होती है। ठीक है, तो मीटर गेज और छोटी लाइन को बहुत ही बड़े पैमाने पर अब बड़ी लाइन में कन्वर्ट करने का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ठीक है, भारतीय रेल ने मीटर तथा नैरो गेज रेल मार्गों को ब्रॉड गेज में बदलने के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अतिरिक्त वाष्प चालित इंजनों के स्थान पर डीजल और विद्युत इंजनों को लाया गया है, क्योंकि ऑब्वियस बात है डीजल और विद्युत इंजन जो होंगे वो वाष्प इंजनों की तुलना में अधिक कारगर होंगे, अधिक ताकत होगी उनकी, अधिक माल ढो पाएंगे, अधिक तेज गति से जो है वो परिवहन कर पाएंगे। कोयले द्वारा चालित वाष्प इंजनों के प्रतिस्थापन से रेलवे स्टेशनों के पर्यावरण में भी सुधार हुआ है। कोयले के जो इंजन होते थे, आपने कभी मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा परिमाण में वो धुआं निकालते थे, तो धुएं से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता था। उसकी जगह डीजल, और डीजल के बाद अब तो विद्युतीकरण करने का लक्ष्य आ गया है। 2023 या 25 तक भारत सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि 100% विद्युतीकरण कर लिया जाएगा। और विद्युत आ जाने से पर्यावरण में काफ़ी कम क्षति जो है वो होगी पहले के मुकाबले। डीजल इंजन में भी काफ़ी धुआं निकलता था, हालांकि आने वाले कुछ वर्षों में अभी के हाल के जो इंजन आ रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा धुआं नहीं निकलता था। पर अगर विद्युत रहेगा तो भाई कोई धुआं ही नहीं निकलेगा, तो पर्यावरण को सबसे कम हानि जो है विद्युत इंजनों के होने से होगी। ठीक है, मेट्रो रेल ने भारत में नगरीय परिवहन व्यवस्था में क्रांति ला दी है। डीजल चालित बसों की जगह सीएनजी चालित वाहनों के साथ साथ मेट्रो रेल का परिचालन नगरीय केंद्रों के वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर आप लोग कभी दिल्ली वगैरह गए होंगे तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि दिल्ली में कितने ज़्यादा लोग प्रतिदिन मेट्रो से सफ़र करते हैं।
उसके साथ साथ अब तो खैर पटना वगैरह में भी और हमारे आसपास में भी सीएनजी चालित वाहनों का काफ़ी जो प्रचलन है वो आ गया है। पेट्रोल पंप पर और सीएनजी मिलने लगा है। तो ये सब क्यों किया जा रहा है? ये सब पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि आप सोचिए कि जितने लोग मेट्रो में सफ़र करते हैं, अगर हर इंसान अपनी अपनी गाड़ी से सफ़र करे, अपनी अपनी मोटरसाइकिल या अपनी अपनी कार से सफ़र करे, तो कितना ज़्यादा पर्यावरण को जो है नुकसान वो हो जाएगा। तो मेट्रो रेल और सार्वजनिक जो भी यातायात के साधन हैं, और उसमें भी अगर उसको सीएनजी से चलाया जा रहा है, तो पर्यावरण को नुकसान कम से कम हो रहा है। ठीक है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान से ही शहरी क्षेत्र, कच्चा माल सामग्री उत्पादन क्षेत्र, बागान तथा अन्य व्यावसायिक फसल क्षेत्र, पहाड़ी स्थल तथा छावनी क्षेत्र रेल मार्गों से अच्छी तरह जुड़े हुए थे। तो ब्रिटिश काल में ही जो माल उत्पादन जिस क्षेत्र में होता था, वो क्षेत्र जहाँ बागान थे, वो क्षेत्र, अन्य जो व्यावसायिक फसल क्षेत्र थे यानी व्यावसायिक फसलें जहाँ होती थी वो क्षेत्र, पहाड़ी स्थल, छावनी क्षेत्र यानी जहाँ सैनिक छावनी होती थी, इनको रेल मार्ग से अच्छी तरह जोड़ दिया गया था। ये मुख्य रूप से संसाधनों के शोषण हेतु विकसित किए गए थे। ये नहीं था कि इसका उद्देश्य जो देश का विकास करना था। इसका उद्देश्य ये था कि जिस भी इलाके में जितना संसाधन है उसको पूरी तरह से दोहन कर लीजिए। रेल मार्ग रहेगा, दोहन करेंगे और जल्दी से जल्दी जो है उसको परिवहन करके देश विदेश के विभिन्न भागों में भेज दिया जाएगा और उससे हम लोग पैसा कमाएंगे। देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन रेल मार्गों का विस्तार अन्य क्षेत्रों में भी किया गया। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोंकण रेलवे का विकास है, जो भारत के पश्चिमी समुद्र तट के साथ मुंबई और मंगलुरु के बीच सीधा संपर्क उपलब्ध कराता है। कोंकण रेलवे जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेलवे प्रोजेक्ट है, और क्यों वो इंटरेस्टिंग है वो हम एक बार देखेंगे। यहाँ पर ये छोटा सा जो लिखा हुआ है, इसमें हम पढ़ेंगे कि कोंकण रेलवे 1998 में कोंकण रेलवे का निर्माण भारतीय रेल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह 760 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग महाराष्ट्र में रोहा को कर्नाटक के मंगलौर से जोड़ता है। इसे अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग का अनूठा चमत्कार माना जाता है। क्यों भाई? तो ये जो रेल मार्ग है 146 नदियों और धाराओं यानी छोटी धाराओं तथा 2000 पुलों एवं 91 सुरंगों को पार करता है। आप समझ सकते हैं कि 760 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग में 146 नदी, 2000 पुल और 91 सुरंगों को पार करता है। इसीलिए इसको इंजीनियरिंग का अनूठा चमत्कार माना जाता है। इस मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी रेल सुरंग है, जो कि 6.5 किलोमीटर की सुरंग है। इस उद्यम में कर्नाटक, गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य जो है वो भागीदार है। अब सीधा आ जाते हैं जल परिवहन के ऊपर। भारत में जलमार्ग यात्री तथा माल वहन दोनों के लिए परिवहन की एक महत्वपूर्ण विधा है, यानी महत्वपूर्ण साधन है। यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है एवं भारी एवं स्थूल सामग्री के परिवहन के लिए सर्वाधिक जो है उपयुक्त है। यह ईंधन दक्ष तथा पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन प्रणाली है। जल परिवहन दो प्रकार से होता है। एक हो गया अंतःस्थलीय जलमार्ग और दूसरा हो गया महासागरीय जलमार्ग। अंतःस्थलीय जलमार्ग के अंदर जो देश के अंदर के जलमार्ग है, नदियों का जलमार्ग है, उनके विषय में बात किया जाएगा। और महासागरीय जलमार्ग में देश से बाहर के बारे में अधिकांश बात किया जाएगा, क्योंकि समुद्र जो होता है देश के अंदर तो होता नहीं है। तो जो समुद्री जलमार्ग के बारे में बात किया जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? महासागरीय जलमार्ग। पहले हम बात करते हैं अंतःस्थलीय जलमार्ग के बारे में। तो रेल मार्गों के आगमन से पहले यह परिवहन की प्रमुख विधा थी। जब रेल मार्ग नहीं था तो पनिया जहाज ही सारा, या तो इंसानों के परिवहन का कह लो या माल के परिवहन का कह लो। इसका मुख्य जो स्रोत था वो कौन सा था? जल मार्ग था। हालांकि रेल व सड़क परिवहन के साथ कठिन प्रतियोगिता का इसे सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त नदियों के जल को सिंचाई हेतु बांट देने के कारण इनके मार्गों के अधिकांश भाग नौ संचालन के योग्य नहीं रहे हैं। तो अभी जो है नदियों का उपयोग किसके लिए किया जा रहा है? सिंचाई प्रोजेक्ट, जैसे नहर वगैरह बनाए जा रहे हैं। हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा ना इंदिरा गांधी नहर वगैरह के बारे में, तो वो तो नदियों से ही निकाली गई है। अब नदियों से अगर हम नहर निकाल देंगे तो नदियों के जल स्तर में गिरावट आ जाएगी, और जल मार्ग के लिए नदियों का पानी गहरा होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो पता लगा कि रास्ता में जहाज़ तो गया और फंस के ही उसी में रह गया। ठीक है। तो इस समय भारत में 14,500 किलोमीटर लंबा जलमार्ग नौकायन हेतु उपलब्ध है, जो देश के परिवहन में लगभग 1% का योगदान देता है। तो टोटल परिवहन में 14,500 किलोमीटर जो लंबा जलमार्ग है हमारे पास देश के अंदर उपलब्ध है, और ये टोटल परिवहन का कितना परसेंट मात्र योगदान देता है? मात्र 1%। इसके अंतर्गत नदियाँ, नहरें, पश्च जल तथा संकरी खाड़ियाँ वगैरह आते हैं। वर्तमान में 5,685 किलोमीटर प्रमुख नदी जलमार्ग चपटे तल वाले व्यापारिक जलपोतों द्वारा नौकायन योग है। इसमें भी 5,685 किलोमीटर का जो जल मार्ग है वो जिस जलपोत का तल चपटा होता है, दो तरह के जलपोत होते हैं। एक का नीचे ऐसे कोना टाइप का होता है,
एकदम नुकीला टाइप का होता है और एक का चपटा होता है। तो जो चपटा वाला है ना उसमें 5,685 किलोमीटर तक के जो जहाज यानी छोटे जहाज अधिकांश चपटे होते हैं, बड़े जहाज जो होते हैं ना वो नुकीले टाइप के होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको बहुत आगे जाना होता है और समुद्र का जल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें उसको काटते हुए आगे बढ़ना होता है। तो इसमें ये कह रहा है कि चपटे तल वाले जो छोटे जहाज है वो 5,685 किलोमीटर का जो जल मार्ग है उसमें चलाया जा सकता है। ठीक है, आगे आते हैं। देश में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, अनुरक्षण तथा नियमन हेतु 1986 में अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण स्थापित किया गया था। अगेन ऑब्जेक्टिव बन पाएगा कि तो देश में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, अनुरक्षण तथा नियमन के लिए 1986 में अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण स्थापित किया गया था। अब निम्नलिखित जलमार्ग सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं। जो तालिका 10.3 में दिया गया है, ये रहा तालिका 10.3 नीचे है। अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण ने 10 अन्य जलमार्गों की भी पहचान की है जिनका कोटि उन्नयन किया जा सकेगा। केरल के पश्चिमी पश्चिमी जल का अंतःस्थलीय जलमार्गों में अपना एक विशिष्ट महत्व है। ये परिवहन का सस्ता साधन उपलब्ध कराने के साथ साथ केरल में भारी संख्या में पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं। यहाँ की प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ भी इसी पश्च जल में आयोजित की जाती है। एक बार माफ़ कीजिएगा, जलमार्गों के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय जलमार्ग एक, ये कहाँ से कहाँ तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक 1,620 किलोमीटर के आसपास है। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको भी एक बार देख लेंगे कि यह भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है, जो यांत्रिकृत नौकाओं द्वारा पटना तक, साधारण नौकाओं द्वारा हरिद्वार तक नौकायन योग्य है। यानी कि जो बड़ी नौकाएं होती हैं वहाँ उसको पटना तक, हल्दिया से पटना तक, और साधारण नौका से अगर जाना है, छोटी वाली नौकाएं जो हैं, तो हरिद्वार तक आप इसमें जा सकते हैं। यह विकासात्मक उद्योगों के लिए 3 भागों में विभाजित है। पहला, हल्दिया से फरक्का 560 किलोमीटर, फरक्का से पटना 460 किलोमीटर और पटना से इलाहाबाद 600 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 2, सदिया धुबरी, इसका विस्तार जो है ये 891 किलोमीटर है। इसमें ब्रह्मपुत्र नदी स्टीमर द्वारा डिब्रूगढ़ तक नौकायन योग्य है, जिसका भारत व बांग्लादेश साझेदारी में प्रयोग करते हैं। राष्ट्रीय जल मार्ग 3, कोट्टापुरम कोल्लम, विस्तार है इसका 168 किलोमीटर के आसपास। इसके अंतर्गत पश्चिमी तट नहर के साथ चंपाकारा तथा उद्योग मंडल नहरें आती है। राष्ट्रीय जल मार्ग 4, काकीनाडा तथा पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार 1,078 किलोमीटर। ये सब याद कर लेना, ये सब जो है ना इंपॉर्टेंट होता है। कम से कम ये वाला पोर्शन तो याद करना। ये दो वाला, ये जो दो है जलमार्ग और उसका विस्तार, इसको याद कर लेना। राष्ट्रीय जलमार्ग 5, मातई नदी महानदी के डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार। ठीक है, अब आता है महासागरीय मार्ग के ऊपर डायरेक्ट। भारत के पास द्वीपों सहित लगभग 7,517 किलोमीटर लंबा व्यापक समुद्री तट है। यानी कि भारत की जो तट रेखा है, समुद्री तट से सटी हुई जो ज़मीन है, उसकी टोटल लंबाई अगर हम नापें तो वो 7,517 किलोमीटर है। 12 प्रमुख तथा 185 गौण पत्तन यानी कि बंदरगाह इन मार्गों को संरचनात्मक आधार प्रदान करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के परिवहन सेक्टर में महासागरीय मार्गों की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में भार के अनुसार लगभग 95% तथा मूल्य के अनुसार 70% विदेशी व्यापार जो है वो महासागरीय मार्गों द्वारा ही होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ साथ इन मार्गों का उपयोग देश के मुख्य भूमि तथा द्वीपों के बीच परिवहन के लिए भी किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेटा, कम से कम याद रखिएगा कि भारत में भार के अनुसार लगभग 95% और मूल्य के अनुसार 70% विदेशी व्यापार जो है महासागर के मार्ग द्वारा ही होता है। अब आते हैं वायु परिवहन पे। वायु परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमनागमन का तीव्रतम साधन है। इसने यात्रा समय को घटाकर दूरियों को कम कर दिया है। यह भारत जैसे विस्तृत देश के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यहाँ दूरियाँ बहुत लंबी है तथा भूभाग एवं जलवायु दशाएं अत्यंत विविधतापूर्ण है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई, जब इलाहाबाद से नैनी तक 10 किलोमीटर की दूरी हेतु वायु डाक प्रचालन संपन्न किया गया था। लेकिन इसका वास्तविक विकास देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हुआ। तो वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? 1911 में। इलाहाबाद से नैनी तक 10 किलोमीटर की दूरी हेतु वायु डाक प्रचालन यानी हवाई जहाज से डाक भेजा गया था, चिट्ठियाँ भेजी गई थी। लेकिन इसका वास्तविक विकास देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हुआ। भारतीय वायु प्राधिकरण की स्थापना हुई। एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय वायु क्षेत्र में सुरक्षित, सक्षम वायु यातायात एवं वैमानिकी संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। कौन सी? एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत में वायु परिवहन का प्रबंधन एयर इंडिया द्वारा किया जाता है। अब अनेक निजी कंपनियों ने भी यात्री सेवाएं देना
प्रारंभ कर दिया है। एयर इंडिया यात्रियों तथा नौभार यातायात दोनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं उपलब्ध कराता है। ये अपनी सेवाओं द्वारा विश्व के सभी महाद्वीपों को जोड़ता है। कुछ निजी कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं शुरू कर दी है, जैसे इंडिगो वगैरह, स्पाइस जेट वगैरह है। ये सब इंडिया की कंपनी है और ये विदेशों में भी अपनी विमान सुविधाएं प्रदान कर रही है। इंडिगो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सेवा है जो पर्वतीय क्षेत्रों के सेवारत है और उत्तर पूर्व सेक्टर में व्यापक रूप से पर्यटकों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। उत्तर पूर्व में जहाँ रोड्स इतने अच्छे नहीं है या बहुत जो ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पे रोड से जाना संभव नहीं है, रोड ख़राब है, तो वहाँ पवन हंस जो है हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराई जाती है, जहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में ये सेवारत है। और उत्तर पूर्व सेक्टर यानी कि नॉर्थ ईस्ट का जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे पर्यटकों द्वारा ये उपयोग में लाया जाता है। इंडियन एयरलाइंस का इतिहास एक बार पढ़ लेते हैं। 1911 में भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत इलाहाबाद से नैनी के बीच की गई थी। 1947 में वायु परिवहन मुख्यतः 4 प्रमुख कंपनियों द्वारा किया जा रहा था। कौन कौन? इंडियन नेशनल एयरवेज, टाटा सन्स लिमिटेड, एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया तथा डेक्कन एयरवेज द्वारा उपलब्ध कराई जाती थी। 1951 में 4 और कंपनियां आ गई, भारत एयरवेज, हिमालयन एविएशन लिमिटेड, एयरवेज इंडिया तथा कलिंगा एयरलाइंस इस सेवा में शामिल हुई। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 2 निगम बनाया गया, एयर इंडिया लिमिटेड तथा इंडियन एयरलाइंस का गठन किया गया। मतलब ये जो वायु परिवहन था जिसमें पहले प्राइवेट सेक्टर काम कर रहे थे, तो बोला गया नहीं, अब प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, इसका राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। तो भारत में 2 सरकारी एयरलाइंस हो गए। कौन कौन से? एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस। अब जो है इंडियन एयरलाइंस का एयर इंडिया में विलय कर दिया गया और हाल ही में एयर इंडिया को बेच दिया गया है। और इसको खरीदा है किसने? टाटा ग्रुप ने। ठीक है। और जब ये शुरुआत हुई थी ना, तो ये टाटा ग्रुप की ही थी। ठीक है। जो पहला ये 1911 वाला था ना, ये टाटा ग्रुप का ही था। ठीक है। तो जिसके पास जहाँ से शुरुआत हुई थी एयर इंडिया, वापस वहीं पहुँच गई है। ठीक है। इसके अतिरिक्त पवन हंस लिमिटेड मुख्यतः पेट्रोलियम सेक्टर के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। अब आते हैं तेल एवं गैस पाइपलाइन पर। पाइपलाइनें गैसों एवं तरल पदार्थों के लंबी दूरी तक परिवहन हेतु अत्यधिक सुविधाजनक एवं सक्षम परिवहन प्रणाली है। यहाँ तक कि इसके द्वारा ठोस पदार्थों को भी घोल या गारा में बदलकर परिवहित किया जाता है। मतलब लंबी लंबी पाइपलाइन, 2-2 3-3 देशों के बीच पाइपलाइन बिछा दी जाती है और उसके माध्यम से किस चीज़ का परिवहन किया जाता है? तो या तो गैस वगैरह हो गया, और ठोस पदार्थों को भी क्या किया जाता है? घोल बना दिया जाता है, गारा बना दिया जाता है, ताकि उसको एक देश से दूसरी जगह आराम से परिवहन कर सके। और वहाँ जाके फिर अगर मान लो वो गारा बना दिया गया तो उसको वापस अपना फैक्ट्री में भेज के ठोस बना लेंगे। ठीक है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासन के अधीन स्थापित ऑयल इंडिया लिमिटेड कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के अन्वेषण यानी रिसर्च, उत्पादन और परिवहन में संलग्न है। तो पूरा रिसर्च का काम, पेट्रोलियम का रिसर्च का काम कौन करता है? OIL यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसे 1959 में एक कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। एशिया की पहली 1157 किलोमीटर लंबी देश पारीय पाइपलाइन, देश के अंदर की पाइपलाइन, असम के नाहर कटिया तेल क्षेत्र से बरौनी के तेल शोधन कारखाने तक मतलब बनाया गया था इसको। और इसका निर्माण किसने किया था? वही IOL ने किया था। इस पाइपलाइन के द्वारा पेट्रोलियम का एक जगह से दूसरी जगह क्या किया जाता था? भेजा जाता था, निकाला जाता था इसको असम के नाहरकटिया क्षेत्र से। और बरौनी में तेल शोधक कारखाना है, आपको पता है, पहले भी बता चुके हैं, तो वहाँ पर उसको साफ किया जाता था। इसे 1966 में और आगे विस्तार कर दिया गया। कहाँ तक? कानपुर तक। गेल इंडिया लिमिटेड की स्थापना, इसका होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1984 में एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में प्राकृतिक गैस के परिवहन, प्रसंस्करण यानी कि उसका रिफाइन करना और उसके आर्थिक उपयोग के लिए उसका विपणन करने के लिए किया गया था। आर्थिक उपयोग के लिए विपणन करना मतलब उसको बांटना यानी कि बेचना। गेल द्वारा निर्मित पहली 1700 किलोमीटर लंबी जो पाइपलाइन थी वो कौन सी? हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन ने मुंबई हाई और बसीन गैस क्षेत्रों को पश्चिमी और उत्तरी भारत के विभिन्न उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिसरों से जोड़ा है। तो गेल इंडिया द्वारा निर्मित जो पहली पाइपलाइन थी कौन सी थी? 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन। और इसने किसको कहाँ से जोड़ा है? मुंबई हाई और बसीन गैस क्षेत्रों को पश्चिम और उत्तरी भारत में विभिन्न उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिसरों से जोड़ दिया है। इन गैस पाइपलाइनों में भारतीय गैस बाजार के विकास को गति प्रदान की। कुल मिलाकर भारत के गैस बुनियादी ढांचे का विस्तार क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों के 1700 किलोमीटर से बढ़कर 18,500 किलोमीटर कुल मिलाकर भारत के गैस बुनियादी ढांचे का विस्तार क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों
कि 1700 किलोमीटर से बढ़कर अब 18,500 किलोमीटर तक हो गया है, 10 गुना से भी अधिक हो गया है। और पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश भर में सभी गैस स्रोतों और उपभोक्ता बाजारों को जोड़कर गैस ग्रिड के रूप में जल्दी ही 34,000 किलोमीटर से अधिक तक पहुंचाने की संभावना है। तो इस क्षेत्र में काफ़ी जो है वो विकास हो रहा है लगातार। ठीक है, अब आते हैं संचार जाल। मानव ने कालांतर में संचार के विभिन्न माध्यम विकसित किए हैं। अभी तक हम लोग परिवहन की बात कर रहे थे, अब संचार के थोड़ा सा बात करेंगे। आधुनिक समय में ढोल या पेड़ के खोखले तने को बजाकर आग या धुएं के संकेतों द्वारा अथवा तीव्र धावकों की सहायता से संदेश पहुंचाए जाते थे। उस समय घोड़े, ऊंट, कुत्ते, पक्षी तथा अन्य पशुओं द्वारा भी संदेश पहुंचाने के लिए प्रयोग जो है वो किया जाता था। आरंभ में संचार के साधन ही परिवहन के साधन होते थे। डाकघर, तार, प्रिंटिंग प्रेस, दूरभाष तथा उपग्रहों की खोज ने संचार को बहुत त्वरित एवं आसान बना दिया। पहले मान लो ट्रेन से इंसान भी जाता था, ट्रेन से चिट्ठी भी जाता था, है ना। जल मार्ग से चिट्ठी भी जा रहा है, जल मार्ग से माल भी जा रहा है, जल मार्ग से इंसान भी जा रहा है। लेकिन उसके बाद क्या क्या आ गया? डाकघर आ गया, तार आ गया, प्रिंटिंग प्रेस आ गया, दूरभाष आ गया, उपग्रह आ गया, इंटरनेट आ गया। तो इस चीज़ से संचार क्या हो गया? बहुत तेज हो गया और आसान हो गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास ने संचार के क्षेत्र में क्रांति लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी का जब विकास हुआ है तो संचार के क्षेत्र में क्रांति लाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान हुआ है। संदेश पहुंचाने के लिए लोग संचार की विभिन्न विधाओं का उपयोग करते हैं। मापदंड एवं गुणवत्ता के आधार पर संचार साधनों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। तो संचार के साधन कौन से? दो प्रकार के हो गए, व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल, और सार्वजनिक यानी कि सरकारी। एक तरीके से व्यक्तिगत कौन सा हो गया? पत्र वगैरह, पत्रादि, दूरभाष यानी टेलीफोन, तार, टेलीग्राम, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट, ये सब व्यक्तिगत हो गया। सार्वजनिक में क्या क्या हो गया? रेडियो, रेडियो पे जो प्रसारण होता है सबके लिए होता है। टेलीविज़न सबके लिए होता है। सिनेमा सबके लिए। उपग्रह, सैटेलाइट से जो जानकारी मिलती है वो सबके लिए मिलती है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, जनसभाएं, गोष्ठियाँ, सम्मेलन आदि, तो ये सार्वजनिक संचार के साधन हो गए। व्यक्तिगत संचार साधन के बारे में बात करेंगे। उपर्युक्त सभी व्यक्तिगत संचार तंत्रों में इंटरनेट सर्वाधिक प्रभावी एवं अधुनातन है, यानी सबसे आधुनिक है। इसके बारे में विशेष बोलने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता होगा। ठीक है, कि इंटरनेट आने से क्या क्या फ़ायदा हुआ है, इंटरनेट आने से क्या क्या उधम मच गया है। ठीक है, ये सबको पता होगा। नगरीय क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जाता है। यह उपयोगकर्ता को ईमेल के माध्यम से ज्ञान एवं सूचना की दुनिया में सीधे पहुंच बनाने में सहायक होता है। अब ईमेल भी कहा, अब तो व्हाट्सएप आ गया है भाई, है ना। ईमेल भी कहाँ अब यूज हो रहा है? व्हाट्सएप आने से ईमेल एकदम डेड हो गया है। कौन भेजता है ईमेल आजकल? यह ई कॉमर्स यानी कि जो फ्लिपकार्ट अमेजोन से खरीदते हैं ना आप लोग, तो वो हो गया ई कॉमर्स तथा मौद्रिक लेन देन यानी पैसा लाना भेजना के लिए अधिकाधिक प्रयोग में लाया जा रहा है। इंटरनेट विभिन्न मदों पर विस्तृत जानकारी सहित आंकड़ों का विशाल केंद्रीय भंडारगार जैसा होता है। अभी हम लोग जो पढ़ाई कर पा रहे हैं, आप लोग घर बैठे जो पढ़ाई कर पा रहे हैं, ये सब इंटरनेट की वजह से ही संभव हो पा रहा है ना। नहीं तो इतने दिन जो क्लास अगर ऑफ रहेगा तो क्लास ऑफ ही रहेगा। ऑनलाइन क्लासेज आ गई तो किसके माध्यम से संभव हुआ? इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट तथा ईमेल के माध्यम से यह नेटवर्क अपेक्षाकृत कम लागत में सूचनाओं को अभिगम्यता प्रदान करता है। ठीक है, अब आ गया जनसंचार तंत्र। इंटरनेट के बारे में तो हो गया क्लियर। जनसंचार मतलब जो सबके लिए होता है, सार्वजनिक स्तर पर होता है। तो इसमें पहला हो गया रेडियो। भारत में रेडियो का प्रसारण कब शुरू हुआ? 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा प्रारंभ किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट, ये नोट कर लीजिएगा। तब से इसने असीमित लोकप्रियता पाई है और लोगों के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन ला दिया है। अल्पकाल में ही इसने देश भर में प्रत्येक घर में जगह बना ली है। सरकार ने इस सुअवसर का लाभ उठाया और 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के अंतर्गत इस लोकप्रिय संचार माध्यम को अपने नियंत्रण में ले लिया। यानी कि जिस तरीके से हवाई जहाज़ के परिवहन को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था, उसी तरह से 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के अंतर्गत इस लोकप्रिय संचार माध्यम को इन लोगों ने अपने नियंत्रण में ले लिया। 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो और 1957 में आकाशवाणी में बदल दिया गया। ऑल इंडिया रेडियो सूचना, शिक्षा, मनोरंजन से जुड़े विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को प्रसारित करता है। विशिष्ट अवसरों जैसे संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सत्रों के दौरान विशेष समाचार बुलेटिनों का भी प्रसारण किया जाता है। अब हो गया टेलीविज़न, टीवी। सूचना के प्रसार और आम लोगों को शिक्षित करने में टेलीविज़न प्रसारण एक अत्यधिक प्रभावी दृश्य श्रव्य माध्यम के रूप में उभरा है। प्रारंभिक दौर में टीवी सेवाएं केवल राष्ट्रीय राजधानी तक ही सीमित थी, जहां इसे 1959 में प्रारंभ किया गया। तो टीवी भारत में कब प्रारंभ हुआ था? 1959 में। 1972 के बाद अन्य कई केंद्र चालू हुए टीवी के। पहले सिर्फ राजधानी तक में टीवी था। सन 1976 में टीवी को ऑल इंडिया रेडियो से विगलित कर दिया गया और इसे दूरदर्शन के रूप में एक अलग पहचान दी गई। पहले जो टीवी था 1976 तक ऑल इंडिया रेडियो के अंदर ही था। उसके बाद और दूरदर्शन के रूप में 1976 में इसको दूरदर्शन की स्थापना की गई, जो है ना डीडी नेशनल,
वही दूरदर्शन है, उसको अलग पहचान दी गई। इनसेट 1A ये सैटेलाइट है। इनसेट 1A के चालू होने के बाद समूचे नेटवर्क के लिए साझा राष्ट्रीय कार्यक्रमों की शुरुआत की गई और इन्हें देश भर के पिछड़े और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया। इनसेट 1A जो था संचार के माध्यम में क्रांति लाया और इनसेट 1A को लॉन्च करने के बाद समूचे नेटवर्क के लिए साझा राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई और देश भर के पिछड़े और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक टीवी जो है वो पहुंच गया। किसके आने के बाद, कौन सा सैटेलाइट के आने के बाद? इनसेट 1A। उपग्रह संचार यानी कि सैटेलाइट जो हम लोग भेजते हैं भारत में, इसरो से हम लोग जो सैटेलाइट भेजते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उपग्रह संचार के स्वयं में एक विधा है और यह संचार के अन्य साधनों का भी नियमन करते हैं। हालांकि उपग्रह के उपयोग से एक विस्तृत क्षेत्र का सतत एवं सारिक दृश्य प्राप्त होने के कारण उपग्रह संचार आर्थिक एवं सामरिक कारणों से महत्वपूर्ण हो गया है। उपग्रह से प्राप्त चित्रों से मौसम के पूर्वानुमान, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी, सीमा क्षेत्रों की चौकसी आदि के लिए भी उपयोग किया जाता है। जो हम लोग गूगल मैप वगैरह यूज़ करते हैं ना, उसमें जब गूगल मैप में देखते हैं ना कि जूम करने पर पूरा मैप दिखता है ऊपर से, एकदम आसमान से वो फ़ोटोज़ खींची जाती हैं, वो किसके माध्यम से खींची जाती है? वो सैटेलाइट से खींची जाती है। ठीक है, तो सैटेलाइट आने के बाद कितने सारे चीज़ों में सुविधा हुई है आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी इससे हो जाता है, मौसम की जानकारी मिल जाती है, सीमा क्षेत्रों की चौकसी हो जाती है, इसके लिए उपयोग किया जाता है। भारत की उपग्रह प्रणाली को समाकृत उद्देश्यों के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो उपग्रह प्रणाली है इसको 2 भागों में हम लोग वर्गीकृत करते हैं। एक हो गया इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम यानी कि इनसेट, जो पहला इनसेट 1A भेजा गया था, और इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम IRS। तो इनसेट जो हो गया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में हुई थी। एक बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली है जो दूर संचार, मौसम विज्ञान संबंधी अवलोकनों तथा विभिन्न अन्य आंकड़ों एवं कार्यक्रमों के लिए उपयोगी है। तो इनसेट क्या करता है? ये 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली है जो दूरसंचार, मौसम विज्ञान संबंधी अवलोकनों तथा विभिन्न अन्य आंकड़ों का कार्यक्रम के लिए उपयोगी है। IRS जो है उपग्रह प्रणाली मार्च 1988 में रूस के वैकानूर से IRS 1A के प्रक्षेपण के साथ आरंभ हो गई थी। भारत ने भी अपना स्वयं का प्रक्षेपण वाहन PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये रॉकेट होता है, ठीक है, इसको भारत ने विकसित किया। ये उपग्रह अनेक वर्णक्रमीय स्पेक्ट्रल बैंड को एकत्रित करते हैं तो विविध उपयोगों हेतु भू स्टेशनों पर संप्रेषित करते हैं। हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC आंकड़ों के अधिग्रहण एवं प्रक्रमण की सुविधा उपलब्ध कराती है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए ये बहुत उपयोगी साबित होते हैं। तो ये जो उपग्रह है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये उपग्रह अनेक वर्णक्रमीय बैंड को एकत्र करते हैं और विविध उपयोगों हेतु भू स्टेशनों पर संप्रेषित करते हैं। तो इसके लिए एक बार हम लोग ये भी देखेंगे कि जो रॉकेट वगैरह है, सैटेलाइट वगैरह है, वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले तो IRS जो है, एक तो इनसेट हो गया, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। दूसरा जो IRS है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? मार्च 1988 में रूस के वैकानूर से IRS 1A जब प्रक्षेपित किया गया तब से IRS जो है उसकी शुरुआत हो गई। ठीक है, भारत ने अपना स्वयं का प्रक्षेपण वाहन यानी कि अपना रॉकेट बनाया। कौन सा? PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, अब तो GSLV भी बन गया है। ठीक है, तो ये उपग्रह अनेक वर्णक्रमीय यानी कि स्पेक्ट्रल बैंड को एकत्रित करते हैं, यानी तरंगों को एकत्रित करते हैं और विविध उपयोगों हेतु भू स्टेशनों पर यानी जो ज़मीन पर स्टेशन होते हैं वहाँ पर भेजते हैं और वहाँ से डेटा कलेक्ट करके बताया जाता है कि हाँ ये किस चीज़ का डेटा है ना। हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये हैदराबाद में है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर आंकड़ों का अधिग्रहण करता है, यानी आंकड़ों को इकट्ठा करता है, तरंगों को इकट्ठा करता है और प्रक्रमण करता है, उसका प्रोसेस करता है और उसके बाद जानकारी आगे उपलब्ध कराता है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि इन तरंगों के माध्यम से ऊपर से देखा जाता है कि किस जगह की ज़मीन में खनिज वगैरह है, तो ये भी पता चल जाता है, इतना उन्नत हो चुका है। तो इसलिए कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए बहुत उपयोगी है जो ये साबित होते हैं। तो ये परिवहन और संचार का जो चैप्टर है ये हम लोगों ने पूरा का पूरा ख़त्म कर लिया। काफ़ी फैक्ट्स मिले हम लोगों को। अब फैक्ट्स वगैरह को आपको इकट्ठा करना है, ऑब्जेक्टिव एक जगह इकट्ठा करना है और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है इसमें उसको याद करना। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ज़्यादा है भी नहीं, छोटा मोटा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। पाइपलाइन वगैरह के बारे में आप लोग आराम से कर लेंगे और पढ़ाई एकदम फुल फुल फोर्स में आप लोग चालू कर दीजिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है।